जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे लीडरान का एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का दौर तेज होता जा रहा है। जहां एक तरफ वजीर आजम सिलसिलेवार रैलियां कर रहे हैं और कांग्रेस समेत अपोजिशन पर जमकर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अजीम इत्तेहाद के लीडरान आपस में ही एक दूसरे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब मैं जो हमारे तमाम मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी, जो मेरे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनुज आत्रे साहब, कांग्रेस के लीडर। इसके साथ ही महेश वर्मा साहब, बीजेपी के लीडर, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अफजल अब्बास साहब, जेडीयू के लीडर, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुज अग्रवाल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। और प्रोफेसर राजवीर शर्मा साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। अनुज साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, जो फिलहाल सूरत हाल बन रही है, लग ऐसा रहा है कि पहले से भी वैसे मोदी वर्सेस ऑल ही था, लेकिन लगा ऐसा था कि शायद इस बार जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, एक अजीम इत्तेहाद, एक महागठबंधन जो बनाने की कोशिश की जा रही थी, शायद वो कुछ हद तक कारगर साबित हो। लेकिन जिस तरह की जुबानी जंग आपस में ही देखने को मिल रही है और जिस तरह से अजीम इत्तेहाद लगातार बिखर रहा है, लग ऐसा रहा है कि कोई जादू चल नहीं पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये लगभग काफी दिन पहले हो गया। अब तो महागठबंधन एक स्वप्न ही रह गया है। और अब स्थितियां ये है कि एक तरफ ममता बनर्जी है, एक तरफ मायावती जी और एक राहुल गांधी हैं। और तीनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। और तीनों के अपनी आंतरिक इच्छा है कि वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। अगर किसी भी स्थिति में विपक्ष की 200, सवा 200 के आसपास, 250 के आसपास कहीं सीटें आती हैं और कुछ बीजेपी की कम रहती हैं और कुछ कांग्रेस में, तो कहीं ना कहीं मिला जुला कर कहीं ना कहीं अपना एक गोटी फिट करने के चक्कर में ये पूरा खेल चल रहा है। तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को चोट पहुंची तो राहुल गांधी को पहुंची है। राहुल गांधी की लीडरशिप को पूरे विपक्ष ने एक तरीके से अस्वीकार कर दिया है। ना साउथ में, ना नॉर्थ में, ना वेस्ट में, ना ईस्ट में, कहीं पर भी और दल में कहीं पर भी। अब बिहार में थोड़ा बहुत गठबंधन बनाया, लेकिन उसकी स्थिति नीतीश कुमार बीजेपी के आगे बहुत ज्यादा पीछे है। तो अब अनुज आत्रे साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, ये एक कहावत मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा इस समय देश में चल रही है कि मोदी जी अपनी दुकान में उस चीज को बेचने की भी कोशिश कर लेते हैं कि जो उनके पास दुकान में सामान नहीं है। आज देश की जनता किस चीज पर बात करना चाहती है? आज 5 साल के जो है चुनाव का, इनका कार्यकाल का पूरा होने जा रहा है, 2014 का सरकार का जो लेखा जोखा है, आज उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। आज जो वायदे 2014 में किए थे देश की जनता से अच्छे दिन के लाने के, आज वो अच्छे दिन का नारा सुनने को नहीं मिलता। आप ये बताइए, आप क्यों नहीं ये सवाल उठा पा रहे हैं? अपोजिशन का तो एक काम होता है ना सरकार को घेरना, और 5 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं। अब आपका नंबर है, जमकर सवाल पूछिए, जमकर घेरिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, तो एक अलग बात है। आप कौन से चश्मे से देखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो तमाम मुद्दों के आधार पर बात कर रही है। हम लोग तो यही बात कर रहे हैं कि जो अच्छे दिन का वायदा आपने और नारा दिया था, वो अच्छे दिन दिखा दीजिए। जनता कहती है जो इतने बुरे दिन हमको दे दिए 2014 से और 19 के बीच में, कि इससे बुरे दिन तो आज तक इस देश में नहीं मिले। आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश में जो... साहब, मुझे बताइए, ऐसा नहीं लग रहा कि जो बीजेपी एक तरह का जाल बिछा रही है उसमें तमाम न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरी अपोजिशन फंसती हुई नजर आ रही है? उसी का ही जवाब आप देते हुए नजर आते हैं बार बार। आप ये बताइए, आप मुल्क के लिए जवाबदेह हैं या बीजेपी के लिए जवाबदेह हैं? नहीं, देखिए, हम कहां फंसते हुए दिखाई देते हैं? ये तो आप, मुझे लगता है कि आपका प्रश्न ही शायद गलत है। फंसे तो ये हुए हैं जिन लोगों ने झूठे वायदे किए। जो लोग कहते हैं कि जो हमने जो 2014 में जो चुनाव के समय वायदे किए थे, वो चुनावी वायदे जुमले होते हैं, और वो प्रधानमंत्री जी ने उसको सिद्ध किया है कि हाँ, निश्चित तौर पर जो वो जुमले थे उन पर काम नहीं किया। जितने उनके वायदे थे, मैं फिर वही बातें दोहराऊंगा, उसमें कुछ काम नहीं हुआ। आज 2019 के बाद जब चुनाव 5 साल का इनका कार्यकाल बीत गया, किस चीज पर बात की जाती है? अगर इनसे विकास की बात करती है तो ये पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर इनसे रोजगार की बात करते हैं तो ये कहीं शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। कहीं इनसे अगर किसान की बात करते हैं तो ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुद्दों के आधार पर बात करेगी। देश की जनता इनसे सवाल मांगती है, इनके जो काम इन्होंने किए हैं उस पर जवाब चाहती है। देश की जनता ये पूछना चाहती है कि आखिर ये रोजगार की जो इन्होंने बात की थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल में देंगे, तो क्यों इनके कार्यकाल में जो है 45 सालों के सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार के राज में? ये पूछना चाहती है कि जीडीपी क्यों सबसे ज्यादा इस देश में घटी। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्यों बना दिया मोदी जी ने कि जो सबसे ज्यादा बेरोजगार माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पूरे विश्व में अगर कहीं है तो वो भारतवर्ष में है। हम ये पूछना चाहते हैं कि गरीबी में क्यों इन्होंने देश को नंबर 1 बना दिया। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्यों इनके राज में हर साल 15,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो किसानों के अच्छे दिन का वायदा करके आए थे कि हम जो है किसानों के जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य लेकर के आएंगे, लेकिन आज भी किसानों को अपने दाम का मूल्य नहीं मिल रहा है।
महेश जी मुझे बताइए, ये इलेक्शन राष्ट्रवाद, चौकीदार, आतंकवाद इस सब पर लड़ा जाएगा या फिर विकास की बात भी होगी? रैलियों में तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। कल से शुरुआत हुई है, हमने देखा तमाम जगहों पर जितनी बार कांग्रेस का, आतंकवाद का, राष्ट्रवाद का, पाकिस्तान का, इन तमाम चीजों का जितना जिक्र किया गया, विकास तो उसमें कहीं न कहीं रैलियों में नजर ही नहीं आ रहा है। आपके पास तो बहुत कुछ बताने को है, फिर ये बताइए आप बता क्यों नहीं पा रहे हैं? बुशरा जी, जो आप कह रही हैं राष्ट्रवाद, सुरक्षा और देश की जो एक आन शान बान है, उसके ऊपर भी ये चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सर, उसके ऊपर ही लड़ा जा रहा है। उसके ऊपर भी लड़ा जाएगा, वो भी हमारी जरूरत है। उसकी बगैर चर्चा किए बगैर जो है ना, आज हम यहाँ रह के और पाकिस्तान के बारे में हम सोचे, पाकिस्तान को हम किस तरह से पाकिस्तान को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, किस तरह से हमें गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी नेताओं की या पाकिस्तानी हुक्मरानों की जो बात है और जो हमारे विपक्ष के लोगों की बात है, दोनों को अगर आप एक जगह करिएगा तो एक सा स्वर सुनाई पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि गठबंधन की बात, देखिए गठबंधन इनका इसलिए फेल हो गया कि गठबंधन के नाम पर ये रैली जनसभा करने की बहुत कोशिश की, लोग इनके उमड़े नहीं। लास्ट में इनको लगा कि भाई हम तो ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस इनके लिए एक ऐसी पार्टी बन गई है जो भ्रष्टाचार की जननी है। कोई भी आदमी जो है इनके साथ जुड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि कालिक जो हाथ में लगी है कांग्रेस की, वो कोई भी हाथ मिलाता है तो उसके हाथ में और कालिक पुज जाती है। जनता सोचती है कि यार ये कैसे लोग हैं, कैसी पार्टी है कि उस पार्टी के अध्यक्ष के साथ हाथ मिला रही है जो बेल पर है, जिसके कई नेता आज की डेट में भ्रष्टाचार में बेल पर है जी। एक बात। दूसरी बात और सुन लीजिए, मजेदार बात सुनिए। भोपाल में अभी हाल में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, इन्होंने वहां वचन पत्र जारी किया, कहा कि 12,000 रुपया हम बेरोजगारों को पर मंथ देंगे। पूछिए कि किस बेरोजगार को 12,000 रुपए दिए? 35 किलो सस्ता गेहूं देने का वादा राजस्थान में किए, किसको दिए? आप किस तरह की चीजों को कर रहे हैं? ये जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और अब तक गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को अशिक्षा, गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा ना देना, उनको बिजली ना देना, उनके लिए शौचालय ना बनाना, उनके लिए किसी भी तरह से ऐसी चीज ना करो, या वो गैस सिलेंडर हो, ये सारी चीजें आज अगर गरीबी का डिफिनेशन क्या है? तो बहुत कुछ है बताने के लिए, फिर आप बता क्यों नहीं रहे हैं? बुशरा जी, हम बता रहे हैं। अगर वजीर आजम ये कहते हैं, मेरी बात सुनिए, कि पाकिस्तान में तो अभी तक लाशें तक नहीं गिन पा रहे हैं, अभी तक लाशें गिनने का वहां काम चल रहा है, यहाँ पर सबूत मांगे जा रहे हैं, शराब और शराब की वो बात करते हैं, और लगातार जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्या आपको वाकई में लगता है इस तरह की जबान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? काम किया है, काम की बात करिए, काम का काम से जवाब दीजिए। दूसरा जी, अगर हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, और इस तरह की बात अगर हमारे अल्फाज से निकलेंगे, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ मतलब ये पाकिस्तान परस्त लोग, अगर इनको हम इस तरह से उजागर नहीं करेंगे इनके चेहरे को, प्रधानमंत्री ने कोई चीज गलत नहीं कहा। ये वो लोग हैं जो काम की बात आज नहीं कर रहे हैं, जो नीति और अपनी नीयत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये ठग के तरह जो है आए हुए हैं आज की डेट में चुनाव में, और ये कब जाएंगे चुनाव के बाद? इनकी कोई भी स्थिति। आज मुझे ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री के ऊपर ये उंगली खड़ा, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को लेकर इनके पास हिम्मत हो तो आए ना, बताए ना कि हम ये काम करने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी ये काम कर रहे थे, हम उस काम को इस तरह से करेंगे। मैं आपके सामने एक बात मैंने रखा कि अभी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 6,000 रुपए जो है हम सालाना देंगे। अरे तुमने अभी वादा करके 12,000 रुपए दे नहीं रहे, 35 किलो तुमने गेहूं का वादा किया, तीर्थयात्रियों को सुविधा देने की बात कही। आप कल देखिए मेरठ में वजीर आजम की जो जनसभा थी, उसमें ऐतिहासिक भीड़ थी। आज तक मेरठ में मैंने इतनी बड़ी भीड़ अपने, मतलब आप ये कह लीजिए पत्रकारिता में रहते हुए मैं मेरठ में भी काम किया, में भी नहीं देखी थी आपने? नहीं, इस तरह की भीड़ मेरठ में पहली बार देखने को मिली। और ये काम बोल रहा है, ये मोदी सरकार की वो चीजें, गरीबी की डिफिनेशन इंटरनेशनल स्तर पे आप जाइएगा तो वहाँ 4 चीजें, कोई बात ही नहीं की गई। उस पूरी रैली में काम की कोई बात ही नहीं की गई। काम की बात सुनिए, काम की बात अगर किसी को, आपको उस काम का लाभ हुआ है
तो हमारे बताने और जताने से कोई फायदा नहीं है। अगर लाभ आपको हुआ है तो निश्चित रूप से आप मोदी सरकार को, बीजेपी को आप वोट दीजिएगा। क्यों नहीं दीजिएगा? जो आदमी काम करेगा उसको क्यों नहीं सराहिएगा? आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी कांग्रेस प्रवक्ता जो है, हमारे ये मित्र जो है, ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, क्या हमारी नीति क्या है? हम ये महागठबंधन के तहत जो है मोदी हटाओ का ये नारा लेके जो आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कब तक जनता को गुमराह करेंगे? क्या आपने अब तक के जितना भी आपने वक्त बिताया, क्या आपने वो तमाम वादे पूरे किए? क्योंकि लगातार कुछ नहीं। बीजेपी ये इल्जाम आपके ऊपर लगा रही है कि आपने ये कहा था कि हम आने के फौरन बाद हम जो किसान हैं उनका हम कर्ज माफ कर देंगे। ये बताया जा रहा है कि सिर्फ कहा गया, किया नहीं गया। जो मध्य प्रदेश में वादे किए गए थे बेरोजगारी को लेकर, जो भत्ता देने की बात की गई थी, वो भी नहीं दिया गया। तो आप मुझे बताइए कि वचनबद्धता थी जी, वचन पत्र उसको कहा गया जी कांग्रेस का। इल्जाम तो लगाने में भारतीय जनता पार्टी की शैली ही यही है। ये इल्जाम लगाने में बहुत अगर शैली इल्जाम, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, थोड़ा सा मर्यादा में पता है कि ये रूल नहीं है। आपको मैं पूरा वक्त दूंगी जवाब देने का। पूरा सुना आपका, मर्यादा में थोड़ा बात करें, अच्छा लगेगा। देखिए, इल्जाम तो ये जवाहरलाल नेहरू जी पर भी आज लगा रहे हैं 70 साल बाद, और इल्जाम ये कांग्रेस पर लगातार लगाते आ रहे हैं इन 5 सालों में, क्योंकि ये शो कर रहे हैं देश में कि जैसे भारत देश का जो हमारा उदय हुआ है 2014 के बाद हुआ है, वो भी तब जब नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को संभाला है। उससे पहले तो हमारा देश था ही नहीं, उससे पहले तो हमारे देश में कुछ था ही नहीं, हमारा कुछ अस्तित्व नहीं था, विदेशों में हमारा अस्तित्व नहीं था, हमारी कोई ताकत नहीं थी, ना हमारे पास कोई आर्मी थी, ना हमारे पास कोई सैटेलाइट का कोई वो केंद्र था, ना हमारे पास इसरो था, ना हमारे पास DRDO था, ना हमारे पास संचार, हमारे देश में क्रांति आई, ना हमारे इस देश में किसानों को कुछ मिला, ना हमारे देश में युवा हमारे पढ़े लिखे, ना हमारे देश में स्वास्थ्य के कोई साधन मिले, ना हमारे देश में कोई एम्स मिला, ना हमारे देश में कोई IIT आई, ना हमारे देश में कोई डैम्स बने, ना हमारे देश में जो 5,97,000 गांव थे उसमें से 95% गांव में अगर बिजली पहुंच गई तो इस देश में वो कुछ नहीं हुआ। वो इस देश में एग्जैक्टली वही कर रहे हैं कि आप सवालों का सीधा जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप गोलमोल करके दूसरी चीजों पर आ रहे हैं। जो आपसे सवाल पूछा गया सीधा सीधा आप उसका जवाब दे दीजिए। जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं आप उस इल्जाम मैं सब बातों को उसी पर ही आ रहा हूं। देखिए, ऐसा ही इल्जाम इन्होंने जब आधार की स्कीम लेकर के योजना लेके आई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, तब भी लगाया था कि आधार योजना, खास तौर से सबसे ज्यादा जब देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, सबसे ज्यादा विरोध करने वाले होते थे कि आधार स्कीम से जो देश का नाश हो जाएगा और देश का बहुत नुकसान हो जाएगा और हमारी योजना सूचनाएं लीक हो जाएगी। और सबसे लेकिन आज उसी आधार के दम पर जो है ये सरकार चल रही है, उसी आधार पर ये सरकार चल रही है, उसी प्रकार से अब मैं राजस्थान मध्य प्रदेश पर आ जाता हूं। जो वायदा राजस्थान की सरकार ने और जो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था, निश्चित तौर पर जो हमारे देश की जनता जानती है, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, उन्होंने इतिहास देखा है कि जो कांग्रेस ने वायदा किया है, जो कांग्रेस योजना लेके आई है, उनको उन पे अमल किया जाता है, वो जुमले नहीं होते हैं। बेरोजगारों को आपने निश्चित तौर पर भत्ता मिलना शुरू हो गया है और अभी आचार संहिता लग गई, हमारे को सरकार को संभाले 1 महीने का समय नहीं हुआ था। ये तो 1 महीने में हमसे सवाल पूछ रहे हैं और अपने 60 महीने का जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर इनसे 60 महीनों का जवाब पूछा जाता है तो ये सन 47 पर पहुंच जाते हैं, ये सन 71 पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने 60 महीने पूरे 5 साल का जवाब नहीं देते। लेकिन जो सरकारें जिन्होंने केवल 1 महीने का काम किया है, उस 1 महीने में भी ये तो नतीजे बता देंगे। देखिए, अभी ये नतीजे जवाब दे देंगे कि किस प्रकार से इनका 3 प्रदेशों में इनका सुपड़ा साफ हुआ है। अभी उसी प्रकार से ये जनता जवाब दे देगी। किसानों का ऋण माफी होना शुरू हो गया है तीनों प्रदेशों में, गलत नहीं बोलते हैं, जो हम कहते हैं हम जवाब देते हैं। 12,000 और देखिए 12,000 पर आप मत आइए, अभी 72,000 की बात हो रही है, अब तो 72,000 की बात हो गई है, अब तो ये 12,000 को जवाब दे ही रहे हैं। 12,000 को हम देंगे ही देंगे। जो कहा है, जो सरकार ने वचन दिया है, 12,000 का वादा करके उसको आप नहीं कर पाए, नहीं बोलना चाहिए। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो हम बिल्कुल आप बोल लीजिए। सवालों को डाल रहे हैं। डिबेट अगर इस तरह से आप विषय बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अगर आप डिबेट डिरेल करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, दूसरा भी मुझ पर इल्जाम मत दीजिएगा। अगर डिबेट डिरेल होगी तो देखिए, कम से कम यहाँ तो आवाम के मुद्दे उठने दीजिए, कोई और तो बात कर नहीं रहा है, कम से कम यहाँ तो जो है यहाँ पर झूठ बोलना और शोर मचाना चाहते हैं तो मैं वो चीज। ठीक है अनुज जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, हमने कहा कि देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने जो आज तक वचन दिया है, जो संकल्प किया है, जो अपने मैनिफेस्टो में किया है शामिल, उसको पूरा किया है।
कांग्रेस की सरकारों ने पूरा किया। हमारा कोई भी वायदा अगर ऐसा अनुज जी हुआ होता तो अब तक आपके जितने मैनिफेस्टोज आए हैं और जितने सालों साल आपने यहां पर हुकूमत की है, तो फिर तो यहाँ की तस्वीर और तकदीर ही बदल गई होती है। गरीब नाम की कोई चीज ही नहीं होती यहाँ पर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और तमाम चीजें खुली हुई होती, यहाँ पर किसानों की बदहाली नहीं हुई होती। तो अगर वाकई में आपने जब भी मैनिफेस्टो में जो कहा है, अगर वाकई में सब आपने 100% पूरा किया होता, तो क्या हिंदुस्तान की हालत ऐसी होती? क्योंकि सबसे ज्यादा तो आप कुर्सी पर आप ही रहे हैं ना। देखिए, मैं बता देता हूं कि कहना, इल्जाम लगाना और कहना बहुत आसान है। जब उसको करने का आता है, फर्क आता है, तो पता चलता है कि जैसे ये फर्क अब 5 सालों में दिख रहा है। कांग्रेस पर इल्जाम लगाना 2014 से पहले बहुत आसान था, और अब 2014 से 19 के बीच का हिसाब देना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए फिर से 47 की बात की जाती है, 80 की बात की जाती है, 90 की बात की जाती है, लेकिन अपनी बात नहीं करेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली इस देश में 1947 में, क्या था हमारा देश? जो देश हमारे साथ आजाद हुए हैं, आज देखिए वो कहां के कहां पर रह गए, और हमारा देश आज कहां पहुंच गया। ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं, ये हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के शब्द है यूनाइटेड नेशन में जाकर के। हमारे देश में आज मजबूत देश हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पाकिस्तान और हम साथ साथ आजाद हुए हैं। देखिए हम कितने मजबूत हुए इन 70 सालों में। 5 साल में कुछ नहीं हुआ है, और अगर जब बीजेपी कहे कि वो 55-60 सालों में कुछ नहीं हुआ है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। ये एग्जैक्टली वैसा है। देखिए, ये पॉसिबल बात है कि 5 साल में आप ये कहें कि 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं, और ये बीजेपी कहे कि 55-60 साल में कुछ हुआ नहीं, ये भी एक बिल्कुल बेतुका तर्क है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल बेतुकी है। आप मुद्दों पर बात करिए। मैं आपके पास अनुज जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे और भी गेस्ट हैं, मैं जरा उनके लिए डिबेट ओपन करती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी मैं। अफजल साहब, मुझे बताइए कि आप तो बीजेपी के साथ ही हैं, आप फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि 45 सालों के सबसे निचले स्तर पर बेरोजगारी पहुंची हुई है। ऐसी और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिनको मैं यहां कोट कर सकती हूं, लेकिन चूंकि ये एक युवा मुल्क है और युवाओं की हम बात करें, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार है, और इसके बड़े बड़े वादे बीजेपी की तरफ से किए गए थे। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया गया था, वो वादे हवाई हो गए। आप बताइए, आप उनके साथ मौजूद हैं, जब जनता दरबार में आप जाएंगे तो आप किस तरह से वोट मांगेंगे और किस तरह से बीजेपी को आप सही जायज ठहराएंगे? मुझे सबसे बड़ी बात है कि हमारी रीजनल पार्टी है, हम बिहार में ही है। अलग बात है कि लेकिन आप दूसरे सबसे बड़े स्टेट में हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हर स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम लड़ रहे हैं बिहार से के बाद एक ही 2 सीट पर लड़ रहे हैं। हम एनडीए के साथ पहले भी थे, और बीच में कुछ जो परिस्थितियां थी उसके बाद से छोड़ के हम यूपीए बना, यूपीए के बाद से फिर एनडीए में आए। मेरा जहां तक मानना है कि जहां तक बिहार की बात करें, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो तारीख में सुनहरे लफ्जों से लिखा गया है, और या लोग याद करेंगे। समाज के हर वर्ग को, हर तबके को नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट के मुद्दे पे काम किया है। राष्ट्रवाद बीजेपी की बात आप करें, जो मैनिफेस्टो की बात करें, बहुत सारे काम हुए भी हैं, नहीं भी हुए। मैं कहता हूं कि सारे मुद्दे, सारे मैनिफेस्टो में जो मेंशन किया गया था, उसे ये बात सच है कि 2 रोज की बात की, लेकिन रोजगार के अवसर कई तरह से मुहैया कराया भी गए हैं, ऐसे इनकार नहीं किया। जैसे और जहां और भी सारे काम हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट में सिर्फ रोजगार ही नहीं, बहुत सारा मुद्दा है। अब देखिए, एक लाइन से उन्होंने गिरा दिया, उज्ज्वला योजना की बात की, शौचालय की बात किया, बहुत सारे। देखिए अब्बास साहब, देखिए मेरी एक बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। मेरा सवाल ये है कि योजनाएं तो बहुत सारी लॉन्च की जाती हैं, और बहुत ही अच्छे वादे भी किए जाते हैं, उनके नाम भी बहुत अच्छे रखे जाते हैं। अलग बात है, धरातल पे काम करने की बात मैं कर रहा हूँ। आज हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचा, क्या डेवलपमेंट नहीं है? क्या सड़कें जो आप, मैं खुद अभी दिल्ली से अपने घर गया था, यकीन 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा में, अपने 11 घंटा 12 घंटा में पटना पहुंच गया है। तो क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? तो सड़क के दृष्टिकोण, लेकिन विपक्ष का काम है आपको तरकीद करना, हमारा काम करना। सरकार ने काम किया है, जो कुछ छूटे वादे थे उसको पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए थी, और मौका मिलेगा तो मैं समझता, मौका मिलेगा दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, मैं समझता हूं जो वादे अधूरे थे उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, राजवीर शर्मा जी, मुझे बताइए कि जब 5 साल के बाद जब दोबारा लोकसभा इलेक्शन की हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये तरीका ये होता है कि हम ये बताते हैं कि 5 साल में हुकूमत ने ये काम किए हैं, हमने मैनिफेस्टो में ये आपसे कहा था, हम ये वादे पूरे कर पाए, ये रह गए हैं, इनको हम आगे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगले 5 सालों का आप खाका पेश करते हैं लोगों के सामने, ये बताते हैं कि हम फिर से आए तो आपका हम ये काम और करेंगे, पिछले जो काम है उन्हें और बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं
वो अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, रैलियां देख लें, इंटरव्यूज देख लें, तमाम चीजों से ये चीजें गायब क्यों हैं? क्यों बात सिर्फ राष्ट्रवाद, आतंकवाद की? माना कि मुद्दे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है ये भी तो नहीं कहा जा सकता। उषा जी, मैं आपके दोनों ही स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूं। एक तो ये कि जब सरकार 5 साल चली हो, उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो सरकार है, जो सरकारी पक्ष है, वो अपने कामों की एक गिनती लोगों के सामने रखता है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने प्रधानमंत्री की जितनी भी रैलीज और भाषण इस समय हो रहे हैं, तो उन्होंने 2 चीजों से अपनी बात शुरू की है। एक ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा क्या है, अपोजिशन का रोल क्या है, वो पाकिस्तान का किस तरीके से समर्थन करते हैं, वो सेना पर किस तरीके से शक करते हैं, वो इमरान खान को किस तरीके से समर्थन देते हैं, मोदी को किस तरीके से शक की दृष्टि से देखते हैं। ये बात उनका एक पक्ष है कि आतंकवाद और राष्ट्रवाद, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए, हर भारत के नागरिक को देनी चाहिए। वो केवल एक सरकार की बात नहीं है, विपक्ष हो या सरकार हो। दूसरा पक्ष उन्होंने जो अभी मेरठ में भी कल रैली हुई, और उससे पहले मैं लगातार उनके भाषणों को भी और अपोजिशन के नेताओं के भाषणों को भी सुनता हूं, ये जानने के लिए कि कौन किस पक्ष पर बात कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने पिछले दिन ही ये बात विकास के मुद्दों को वहां पर उठाया है, और उन्होंने ये बात सही है कि जितनी लंबी फहरिस्त उनके कामों के अचीवमेंट की है, उस लंबी फहरिस्त को उन्हें पेश करना चाहिए एक एक करके, बजाय इसके कि वो 5 गिनाएं या 6 गिनाएं। अगर 10 हैं, 20 हैं, तो उनकी क्योंकि बाकायदा तौर पर राजवीर शर्मा जी, बाकायदा तौर पर काउंट किया गया है कि 31 बार कांग्रेस का नाम लिया गया, 26 बार आतंकवाद की बात की गई। क्योंकि देखिए क्या होता है, अपोजिशन का नाम लेना ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर अपोजिशन मान लीजिए कोई ऐसा काम कर रही है जिसको प्रधानमंत्री उजागर करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो लेंगे। लेकिन एक आपने सवाल शुरू में उठाया था, मैं उस पर थोड़ी सी कमेंट करना चाहता हूं। आपने ये सवाल, पहला नंबर आपका यही है कि क्या मोदी के बराबर की कोई टक्कर है या नहीं है, ये शायद आपका पहला सवाल था। मैं उस पर अपने आप को फोकस करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि जिस दिन कर्नाटक में 20 दलों के नेता मिले थे, उस समय मुझे लग रहा था कि शायद ये गठबंधन सही बन जाएगा और एक चुनौती शायद बनेगी। लेकिन कर्नाटक से लेकर के और अब तक जितने भी डेवलपमेंट्स इस महागठबंधन में हुए हैं, उससे ये लगता है कि जो वोटर है उसके सामने कुछ चॉइस थोड़ा क्लियर होती जा रही है। एक यूनिपोलर अलायंस है और एक मल्टीपोलर अलायंस है। तो मल्टीपोलर जो अलायंस है उसकी विश्वसनीयता और यूनिपोलर अलायंस की विश्वसनीयता में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो मल्टीपोलर अलायंस है उसमें सौदेबाजी ज्यादा होती है, उसमें लड़ाई ज्यादा होती है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मैं आपसे जानना चाहती हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस अलग थलग पड़ी है, वो एक प्रकार से अछूत बन गई है। और इवन जो छोटे रीजनल अलायंसेस भी हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं दरार आती हुई नजर आती है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी का इस समय का आपको क्या लग रहा है कि इस बार 2019 की अगर हम बात करते हैं तो रीजनल जो पार्टीज हैं उनका रोल आप कितना अहम देखते हैं? क्योंकि अगर हम यूपी की बात करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि गठबंधन वहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार की हम बात करते हैं तो बीजेपी का गठबंधन है। मैं आपको आपकी उन्हीं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूँ कि यूपी में पहले हमको लगता था कि ये जो महागठबंधन कर्नाटक का था शायद रिफ्लेक्ट होगा यूपी में, लेकिन वो तो हुआ नहीं। यूपी में लेकिन अगर बुआ बबुआ की भी बात कर लेते हैं, बुआ और बबुआ की बात भी कर लो आप, लेकिन ट्रायंगुलर इलेक्शन होगा। पहले जो आप सोच रहे थे कि एक महागठबंधन एक तरफ हो जाएगा और बीजेपी गठबंधन एक तरफ हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए जो ट्रायंगुलर चुनाव होगा, और कांग्रेस को आपने अलग थलग कर दिया। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस को न केवल अलग थलग किया, बल्कि कांग्रेस ने ममता दी को कह दिया डिक्टेटर है, और ममता दी ने कह दिया कि वो तो बच्चा है। माने ये है कि जो बीजेपी पहले कह रही थी वही अब ममता दीदी कह रही है। तो इस तरीके से उनका कोई भरोसा भी नहीं है। तो इस तरीके से जो गठबंधन बिखर रहा है और जो ट्रायंगुलर और 4 एंगुलर
चुनाव होंगे, मुझे लगता है कि इससे मोदी जी का कोई मुकाबला होगा नहीं, टक्कर है नहीं। क्योंकि एक तरफ पूरा वोट जो है अब वो कंसोलिडेट है और दूसरी तरफ सीधे तौर पर बिखराव नजर आ रहा है। कर्नाटक का इलेक्शन हुआ था और लग ही रहा था कि शायद कोई बेहतर तस्वीर आगे आने वाले दिनों में नजर आए, कोई टक्कर पैदा हो, लेकिन फिलहाल जिस तरह का बिखराव नजर आ रहा है उससे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अजीम इत्तेहाद का कोई चेहरा बन पाएगा। और जिस तरह की जुबानी जंग बीजेपी कांग्रेस तो छोड़ ही दीजिए, आपस में अजीम इत्तेहाद की पार्टीज में जो चल रही है उससे तस्वीर और बदनुमा होती जा रही है। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं। अनुज आत्रे जी, आप मुझे बताइए कि जो तस्वीर हमें कर्नाटक में देखने को मिली थी वो तस्वीर खुशनुमा से बदनुमा क्यों होती जा रही है? देखिए, आप कर्नाटक की अगर बात करें तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम गठबंधन पर अभी बात कर रहे हैं। तो कर्नाटक में कोई भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी कि वो जितने भी एक मैसेज तो देने की कोशिश की गई थी, एक मैसेज तो दिया था ना आपने, समय भी दिया गया था। मुझे लगता है अगर मैं अपनी पूरी बात कह लूं उसके बाद बोला जाए तो मुझे बीच में टोकेंगे तो बात नहीं होगा। मैसेज का उसका अर्थ ये नहीं था। वो वहां पर जो है अपना कर्नाटक सरकार की, जो हमारी अलायंस की सरकार थी, कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री बने थे, उनकी मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए वहां पर जो है तमाम जो विपक्ष के दल के जो नेता थे उनको बुलाया गया था उस मंच पर। लेकिन कहीं से कहीं ऐसा, अब वहां तो जो है अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट भी थे और तृणमूल कांग्रेस के भी लोग थे, तो क्या उनका आपस में गठबंधन हो सकता है क्या? तो इस प्रकार का हाथ उठा के यूनिटी दिखाना, ये क्या संकेत था? यूनिटी दिखाना नहीं, देखिए अनुज आत्रे जी, उनका गठबंधन नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही मिला लेते, वो आप कहते हैं इनवाइट था, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हाथ उठा के सब एक साथ हाथ उठाते, ये क्या इंडिकेट कर रहा था? अपने समय में मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। गठबंधन के इस बार इस चुनाव में देखा गया है कि गठबंधन को एक नई परिभाषा दी गई है भारतीय जनता पार्टी के और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कि उसको महामिलावट का नाम दिया गया। उस दल ने महामिलावट का नाम दिया है कि जो महामिलावट के दम पर सरकार चली। 41 दलों के साथ एनडीए चलाने वाले वो अपने घटक दलों को महामिलावट का नाम खुद ही दे रहे हैं। इसका मतलब कि कितना आप सम्मान अपने दल को, आज गठबंधन के दौर में आप घटक दलों को महामिलावट कह रहे हैं और उन महामिलावट में ऐसे दलों के आप जाके घुटने टेक देते हैं कि जो इनका सबसे पुराना सहयोगी शिवसेना, जो पूरे 5 साल कहता रहा कि सबसे भ्रष्टाचारी सरकार अगर कोई है तो मोदी की सरकार है, क्योंकि वो बड़े तथ्यों के आधार पर उनकी बात बहुत गंभीर थी। उनके मंत्री इसमें सरकार में शामिल थे, महाराष्ट्र में शामिल थे, केंद्र में शामिल थे। वो लोग अगर कहते हैं तो देश ने उस बात को गंभीरता से लिया। वो उद्धव ठाकरे जो कहता है कि जेपीसी होनी चाहिए राफेल पर, लेकिन ये जाकर के घुटने टेक देते हैं। वो उद्धव ठाकरे जो कहता है कि चौकीदार चोर है, इनसे गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अमित शाह जी जाते हैं वहां पर उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं आप चुनाव हम गठबंधन कीजिए। अगर बिहार पे बैठे हम बिहार पे बात करें तो क्या बिहार भूल गए हम? क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आपस में जो जुबानी इनकी जंग चली थी वो भूल गए क्या कि नीतीश कुमार जी का डीएनए पूछने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपको टाइम और मोदी जी के हाथ से जो है भोजन की थाली खींचने वाले और अपने मंच से फोटो लगाने के नाम पर वो प्रोग्राम रद्द करने वाले नीतीश कुमार जी आज उनके साथ जो है हाथ मिला रहे हैं कांग्रेस के दम पर और राष्ट्रीय जनता दल के दम पर जो है चुनाव जीत के आने वाले, और किस प्रकार से बिहार की जनता को धोखा देकर के फिर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने वाले नीतीश कुमार को देश की जनता माफ करेगी। वो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मैं बताता हूँ। सुन लीजिए विषय अपने समय में बोलिएगा। देखिए इतना बौखलाए ना, बौखलाने की बात नहीं है। मैं आपसे विषय नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। पूरी बात बौखलाए मत, सुन लीजिए। मैं बौखलाने वाला नहीं हूँ, सुनिए मेरी बात। हम क्या देश की जनता मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो इतना दम से बात करते हैं, इतने दमखम वाले लोग हैं, आखिर क्या मजबूरी आ गई कि आप 22 सीटें बिहार में जीत के आए थे, उतने पे भी नहीं लड़ पा रहे हैं। ठीक है, अपनी जीते हुई सीटें जो आप छोड़नी पड़ रही है। देश में 100 से ज्यादा सांसदों की टिकट देखिए और देखिए कितनी गंभीर बात है भारतीय जनता पार्टी के इनके रिपोर्ट कार्ड। आप अपने सांसदों पर विश्वास नहीं कर पा रहे जिन्होंने 5 साल काम किया है। इसका मतलब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 100 से ज्यादा सांसद आपके नालायक थे जो जीत के आए, जिनकी आपको टिकट काटनी पड़ी। कौन अपने सांसद, अच्छे सांसद जिसने काम किया, कौन सी पार्टी उसका टिकट काटेगी? टिकट तभी काटेंगे जब आपको पता है कि ये लोगों ने काम नहीं किया। और देखिए सांसदों को छोड़िए, अभी एक आरटीआई के तहत एक जानकारी है, ये माननीय नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वाराणसी की, इन्होंने सब सांसदों से अपील की थी कि गांव गोद लीजिए, हर सांसद एक गांव गोद लेगा, और मोदी जी ने अपनी वाराणसी में 3 गांव गोद लिए। मैं अभी कहें तो आपको आरटीआई की उसकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दूंगा। आरटीआई के तहत वहां जानकारी हुई कि इन 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने अपने सांसद फंड से जो गांव गोद लिए, 1 नया रुपया नहीं लगाया। ये हाल तो देश के प्रधानमंत्री का है, तो आप इनके सांसदों से क्या उम्मीद करेंगे? ये बात करते हैं देश की जनता को बरगलाने की, उल्लू बनाने की। ठीक है अनुज जी, बहुत ज्यादा जनता, मैंने आपको बहुत वक्त दिया, आपने अपने पॉइंट्स रख लिए। अफजल साहब और महेश जी आप पहले जवाब दिए, फिर अफजल साहब को टाइम दूंगी मैं। गुजरा जी, इन्होंने तो आपको ऐसे ये कर लिया, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये इनको लगातार आप इसी बात के लिए। महेश जी, मैंने आपको भी पूरा टाइम दिया है, अनइंटरप्टेड। कौन सा गलत बयान आपने खंडन कीजिए ना, बताइए। मैंने जो बात गलत बोली आपसे कह रही हूं, इसीलिए आपको जो बात गलत बोली उसका बताइए, मैं स्वीकार करूंगा। जवाब देने का पूरा मौका दे रही हूं। क्या शिवसेना ने राफेल के जेपीसी की डिमांड नहीं की? क्या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चौकीदार चोर है नहीं कहा? नीतीश कुमार से आपने डीएनए नहीं पूछा? हो गया आपका, ये मर्यादा का पाठ मुझे पढ़ा रहे हैं। अनुज जी, हो गया आपका। अब आप इंटरप्ट करिए, आप इंटरप्ट ना करिए, बिल्कुल बोलूंगा। ये जवाब दें। ओके महेश जी, आप अपना जवाब दीजिए। पास और इनके लोगों के पास ये जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक आ गए, लेकिन ये नहीं समझा पाए कि इस देश की जरूरत क्या है। इस देश की जिस दिन मर्म समझ में आ जाएगी कांग्रेस को, उस दिन वो राज करने के लायक बन जाएगी। इन्होंने राज किया क्या, वो मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने गरीबी का डिफिनेशन क्या दिया कि 35 किलो गेहूं दे दो। इन्होंने क्या किया, गरीबों को 10 रुपए दे दो, जैसे पूरे राजे रजवाड़े होते थे। इशू पर वापस आइए महेश जी, इशू पर वापस आइए। जो इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। सुनिए, अगर आपको नहीं सुनना है तो मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन अगर आप ये कहने के लिए कि इशू पे, ये इशू यही है कि जिस पार्टी ने गरीबी का डिफिनेशन सही तरह से ना आका ना परखा, ना उसके लिए कोई नीति बनाई, ना योजना बनाई, आज वो मोदी गवर्नमेंट ने किया है। और हम हिम्मत के साथ कहते हैं कि अगर है चैलेंज, ये कह रहे हैं कि बनारस में 100 करोड़ रुपए से ऊपर, बनारस में आज एक जो ग्राम, ये कह रहे हैं ना कि 3 गांव गोद लिया, वहां जाकर देखे किस तरह से सड़क और किस तरह की वहां व्यवस्था है। कंप्रिहेंसिव विलेज का अगर कहीं मॉडल आया है इस दुनिया में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, तो प्रधानमंत्री के उस गोद लिए हुए देश में। ये आरटीआई की बात कर रहे हैं झूठ बोल के, आरटीआई और फलान ढिकान दुनिया दीवान, तो ये छोड़ दीजिए। मैं आपको गरीबी पे ले आता हूं। इस देश में गरीबी का डिफिनेशन जो कांग्रेस ने दिया, वो ये दिया कि भाई 2 रुपया पर डे इनका इनकम होना चाहिए, 20 रुपए की थाली होनी चाहिए। इनके राज बब्बर कहते हैं कि 10 रुपए में थाली मिल जाती है, कोई भी जाके खा लो। ये बयान इस तरह से अगर ये गरीबी का डिफिनेशन देते, हमने गरीबी की डिफिनेशन क्या दी, अशिक्षा दूर करो, इनके लिए इनका स्वास्थ्य का चिंता करो, ये मजबूत होंगे, ये कमाएंगे, ये शिक्षित होंगे, इनको रोजगार मिलेगा, इनको स्ववित्तीय सहायता दो ताकि ये अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इनको आज ये कह रहे हैं कि 55 साल में IIMT IIT, आपको सुन के हैरानी होगी कि वर्ल्ड में IIT 750वें रैंक पे था सन 67 तक। उसके बाद IIT धीरे 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 करके 82 में आके वो 500-600 के रैंकिंग पे आया। IIM जो रैंकिंग जो है 2014 में जब हमारे ये लोग थे, उस समय तक भी 350 पे था। हमारा आज जाके देख लीजिए ग्राफ, वो 116 और 117 पे आ गया वो रैंकिंग। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हम स्किल्ड एजुकेशन दे रहे हैं, हम लोगों को उस तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं जिससे उनको रोजगार मिले, स्वावलंबन बढ़े। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। 50 लाख करोड़ रुपया, 50 लाख करोड़ रुपया इस देश में 2014 से लेकर 2019 तक खत्म नहीं दे रहे हैं। नहीं 50 लाख रुपया 2014 से लेकर 2019 तक। मैडम, आज तक के इतिहास में 55 साल और 55 महीने के बीच में जो हम अंतर कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा अंतर है कि 55 महीने में 50 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ। और IIT कहता है कि 1000 करोड़ खर्चा करो तो कम से कम 1000 लोगों को रोजगार मिलता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको रोजगार का भी पता चल जाएगा कि हमने कितने रोजगार दिए। फिर आपकी तरफ से आंकड़े क्यों नहीं पेश किए जा रहे हैं? बेरोजगारी के, रोजगार के क्यों नहीं आंकड़े पेश किए जा रहे हैं? आप मुझे बताइए। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि एजेंसीज की तरफ से कि 45 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा हुआ है? ये फिर कहां से, ये कौन से आंकड़े हैं? कौन से आंकड़े की बात कर रही हैं आप? 45 साल के सबसे निचले स्तर पर है बेरोजगारी।
क्या कौन सी बेरोजगारी? आप बेरोजगारी उसको कहती हैं जो नौकरी होती है, जो सरकारी नौकरी होती है। उसके अलावा आप लोग बेरोजगारी का कोई परिभाषा, आप सरकार में आज रोजगार का परिभाषा पूछिए। बेरोजगारी सिर्फ ये कहा जाता है कि सरकार में नौकरी कितनी आई और कितनी गई, और सरकारी नौकरियों पर पाबंदी लगाने वाली कौन सी गवर्नमेंट थी? यही लोग थे। ये किसानों के लेकर बायोफ्यूल, आज देश में बायोफ्यूल को लेकर इतना बड़ा क्रांति हुआ है कि देश का किसान जो है अगले 5 साल में सबसे ज्यादा समृद्ध होगा। और बहुत छोटे छोटे सीमांत किसान देश में 47 से लेकर अब तक किसानों को लेकर कोई इनके पास नीति नहीं थी, न इनकी नीयत थी। मैं 1 मिनट आपके पास लौटूंगी। जी मैं आपके पास लौटूंगी 1 मिनट। अफजल साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे, फिर मैं क्योंकि और भी मैं कांग्रेस की मित्र की बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि बिहार की बात करते हैं। मैंने कहा कि कांग्रेस से बिहार में हाशिए पे थी, और उस हाशिए से निकाल के नीतीश कुमार का एहसान है कि 41 सीट देकर 27 सीट जितवा दिया। और उसके बाद भी वो अपनी कसीदा पढ़ रहे कांग्रेस की। कांग्रेस का जनाधार है क्या वहां पे? ये तो मकबूलियत थोड़ी सी बढ़ गई, नीतीश कुमार का एहसान है। या माने या ना माने, ऑन एयर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने सीने पे हाथ रख देख ले इसके पहले क्या लालू यादव ने किया था। अरे मुझे याद है इसी होटल में जब कांग्रेस का टिकट हम बांटेंगे, क्या उसके औकात थे लालू यादव के बयान में, उस कॉन्फ्रेंस में था कि पार्लियामेंट 2-3 काफी है। अरे भैया तुम्हें, अरे राहुल गांधी ने फाड़ दिया था वो, फाड़ दिया बात कर लालू के ऊपर लालू जेल ना जाए, भ्रष्टाचार में बंद ना हो, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट गठबंधन जो बिहार में डिबेट में भी नीतीश कुमार गठबंधन किस प्रकार से चल रहा है देश, सुनिए 2010 के उठा के देख लीजिए, बिहार की जनता के साथ 22 सीट पर सिमट गई हमारे कंधे पर आए। आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के सहारे जीत करके आए, भारतीय जनता पार्टी को गिरा करके जीत के आए। मोदी, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ जो है बात बिहार की जनता को बात महागठबंधन की हो रही थी, और यहाँ पर बिल्कुल ही इशू जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। महेश जी, मैं आपके पास लौटूं। मैंने आपको बहुत करेक्शन कर दूं इनके लिए कि बिहार में 26% बीजेपी को वोट मिला था, और तीनों अलायंस में पार्टियां, जेडीयू को 16% मिला था, 12% आरजेडी को मिला था, और पॉइंट कुछ समथिंग वोट कांग्रेस को मिला था। नहीं देखिए, ये इनकी औकात थी वहां पे, जिसको लेकर औकात तो देश की जनता तय कर देगी। ये जो लोग औकात बताने वाले लोग जो बैठे हैं, जिनकी खुद की कुछ वो नहीं है, मैं शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, लेकिन ये इनका अहंकार इनको लेके डूबेगी। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने आज कहा है ना कि एक मैं ही अकेला हूँ, वही इन लोगों की कुमारी घूम रही है। ये अहंकार बहुत जल्द लेके डूबेगा। हम तो बहुत छोटे हैं, हम अपने आप को छोटा मानते हैं देश की जनता के सामने, लेकिन ये देश की जनता बता देगी कि घटिया कौन है और किसको छोटा करना है और किसको ऊंचा करना। ओके महेश जी, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि दरख्त जितना फलदार होता है ना, वो उतना झुका हुआ होता है, अकड़ तो मुर्दों में होती है। जिनसे मैं बात कर रही हूँ, नाउ आई ओपन द डिबेट फॉर ऑल। आप एक दूसरे की बात को काटकर अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आई हैव गिवन इनफ टाइम टू एवरीबॉडी कि आप जो भी अपनी बात कहना चाहें वो कह सकते हैं। अनुज अग्रवाल साहब, क्योंकि बहुत देर से मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि एक तरह का घोटालेबाज बंधन है, ठग बंधन है, अलग अलग तरह के अल्फाज लक़ब का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बीजेपी के पास खुद 40 से ज्यादा पार्टीज हैं। तो अगर आप अलग अलग स्टेट में जाकर खुद भी अगर अलायंस कर रहे हैं, तो आप किस बिना पर इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं? भाजपा का अलायंस और जो है वो प्री पोल अलायंस है। नहीं, और भाजपा ने अगर अलायंस भी किया, उसके बाद भी अपनी मेजोरिटी खुद पाई, सिंपल मेजोरिटी से उसके 284 सीटें। कांग्रेस का भी तो प्री पोल ही है। हाँ, कांग्रेस का अभी प्री पोल, देखिए महागठबंधन नहीं बना, हो रहा है, जहां प्री पोल है, लेकिन मुझे लगता है कि सारा का सारा विपक्ष ये मान के चल रहा है कि अभी हम चूंकि एक साथ नहीं हो सकते, इलेक्शन के बाद जो पोजीशन होगी उसके हिसाब से हम एक हो जाएंगे, तो वो इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, तो वो पोस्ट पोल अलायंस होगा। तो कोई सिद्धांत तो बचे नहीं राजनीति में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखता हूं, अगर सारे दल कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ है, तो इसका मतलब मोदी जी ने कुछ जरूर किया है ऐसा कि उनके व्यक्तित्व से कोई भी विपक्ष का नेता टक्कर नहीं ले पा रहा है, इसलिए उसको लग रहा है कि मिलकर
हमें काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज अब 2014 और 2019 का मैं अंतर देखता हूं एक तटस्थ दर्शक के रूप में कि 2014 में जब आईपीएल हुआ था तब सरकार ने कहा था कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी कि हम यहां पर नहीं कर पाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या है, सरकार को चुनाव कराने हैं, तो वो यूएई में जाकर हुआ था। इस बार आईपीएल चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। अब बिजली जाना एक मतलब सपने की बात होती है कि बिजली चली गई, ये बात अब कहीं नहीं होती है। अब दंगे फसाद ये अब कहीं नहीं होते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो जनता चुपचाप महसूस करती है। तो मुझे लगता है कि लोग प्रदेश में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश को ही दंगे को प्रदेश में अगर हजारों 100 के मुकाबले 10 अगर बोले तो अच्छा लगेगा। दूसरी चीज भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह आपसे झूठ बोलना, मैं तटस्थ चीज बता रहा हूँ, देखिए जो मुझे महसूस होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि छोटे किस्से जरूर हो सकते हैं, सच बोले, इतना बड़ा समाज 130 करोड़ का, तो उसी को दंगों का आप ये नहीं कह सकते सब कुछ एक साथ ठीक हो सकता है। लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन करें कि अब कम से कम भारत के लोग ये महसूस करते हैं कि अगर बाहर की सुरक्षा का मसला होता है सरकार तुरंत घर में घुस के जवाब देती है दुश्मन के, और आंतरिक सुरक्षा का होता है तो भी पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखती है। ये कम से कम स्थितियां जनता को दिखती हैं। अच्छा, सरकार के कामों की जहां तक बात है, पिछले 1 साल में मुझे लगता है बीजेपी ने पूरा अभियान चलाया। ये सारे बड़े बड़े लोगों के पास गए अपने काम का लेके, अब सही थे ये गलत थे वो तब जनता देखेगी, देखिए उनका। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने काम ना गिनाए हो, और बड़ी इनकी पूरी सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है। अब कांग्रेस कहती है कि वो सही है सही नहीं है, उनमें लंबे चौड़े बातें जुमलेबाजी, ये बीजेपी और कांग्रेस का अपना मसला है। लेकिन जनता को कहीं ना कहीं जनता में अगर किसान बेरोजगारी छोटी सी कोई मुद्दे हैं तो वो जनता आक्रोशित होकर सड़कों पर क्यों नहीं आई आज तक? मैं आपसे सिर्फ एक जानकारी आपको ये देना चाह रहा हूं कि साउथ में एक सामाजिक क्रांति हुई 1967 में, और वहां जात पात और वर्ग में सारी चीजें बट गई। 89 में मंडल कमीशन आया, उसके बाद जात पात और पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया में बटा। 2014 में एक क्रांति आई जो कि मोदी जी के रूप में आई, सबका साथ और सबका विकास। सारी चीजें ये जितनी थी वो सब आज के डेट में ध्वस्त हो गया। जो सोशल रेवोल्यूशन के नाम पर ये गठबंधन होता है, ये जाति वर्ग के नाम पर, ये सिर्फ काम पर, ये सिर्फ काम पर टिकी हुई सरकार है। एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया है, कौन सा? मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब चीजें ध्वस्त हो गई। आज मुसलमान हिंदू ये भारतीय को हम टिकट दे रहे हैं। अब हिंदू मुसलमान के बीच में हम फर्क करके अगर टिकट देंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आज हिंदू मुसलमान की बात आप करें, उससे पहले हम ये सोचे कि हम भारतीय की बात क्यों ना करें। हम भारतीयों को टिकट दे रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान के बीच में। ये काम कांग्रेस करती रही है, और कांग्रेस ने इसी वजह से देश में, सुनिए, आपका भाषण हो गया तो मैं जवाब, ठीक कर लो अपनी जानकारी। और दूसरी बात सुन लीजिए, एक और आपको बता रहा हूँ कि इनकी सरकार, मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री और बहुत बड़े, मतलब इन लोगों ने पता नहीं कितना बड़ा तोप समझ के उनको प्रधानमंत्री बनाया। मैं आपको बता रहा हूं पूरे विश्व की आबादी 700 करोड़ है। 2014 में जब हम थे तो ओवरसीज जॉब हमें जो मिला था वो 0.3% था। तो अब आप मनमोहन सिंह को इकोनॉमिस्ट भी नहीं मानते हैं? मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो अर्थशास्त्री जिसको फेल कर दिया गया देश में, वो उस अर्थशास्त्री के जमाने में 2G 4G प्लान जी दुनिया जी कितने बड़े 20 लाख करोड़ से ऊपर के घोटाले हुए। आप सुन लीजिए, देखिए मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज के डेट कितना बोलेंगे आप, कितना झूठ बोलेंगे, सुनने का तो थोड़ा सा हिम्मत रखिए, जब सुनने की हिम्मत रखिए ना। हो गया, अरे हो गया, इतना बड़ा नौकरी मिला है, 12% पहुंच गया, 12%। महेश जी आप रोजगार की बात कर रही है, मैं उसके ऊपर आपको कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में जो है ना 45% आबादी चाइना और इंडिया के पास है। सुन लिया, आज की डेट में सबसे बड़ा अगर काम हमने किया तो स्किल का किया है, जिसके वजह से हमें जॉब मिल रहा है बाहर। हो गया। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करी, मैं थोड़े से 2-3 आंकड़े इन्हीं की सरकार के दिए हुए दे देता हूं कि जिस डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ये बात करते थे हमारे नरेंद्र मोदी जी की वो मौन मनमोहन है, तो इतना एक बात कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मौन ने कर दिया ना, वो मोदी जी के शोर ने इस देश में काम नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर 2014 में अगर, अरे सुन लीजिए थोड़ा सभ्यता,
मैं बहुत गरिमा से डिबेट चाहता हूं। अगर आप लोग असभ्यता से चाहते हैं तो मैं उसको देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का आपको अगर आंकड़ा दूं, इनकी सरकार में जाने ऐसा क्या हो गया जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की, अरे सुन लीजिए मेरी बात, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जो 3% था जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आपके समय में 7 छुआ दिया आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और सुन लीजिए, जो एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, आज इस देश में हमारा खेती के ऊपर हमारा देश निर्भर है। 65% आबादी आज किसानी पर निर्भर है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जरा बीच में ना बोलिए महेश जी, बीच में ना बोलिए, आप थोड़ा सा अपने आप को पत्रकार भी कहते हैं, थोड़ा सा पत्रकारों की शर्म कर लीजिए, थोड़ा पत्रकारिता का शर्म कर लीजिए। अगर आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं, हम भाजपा की ये नहीं कहते, आप भारतीय जनता पार्टी की शर्म मत करिए, लेकिन पत्रकार होने के नाते आप शर्म कीजिए अपनी बात। आप जैसे लोग, लेकिन 2013-14 में जो हमारा कृषि एक्सपोर्ट था 43 बिलियन डॉलर था, और जो इन्होंने घटा के 33 बिलियन डॉलर कर दिया। और देखिए, हमारा एक्सपोर्ट जो हमारा होना चाहिए था, जो हमारा एक्सपोर्ट, जो उद्योग हमारा एक्सपोर्ट करना चाहिए था, उसको एक्सपोर्ट को गिरा दिया नरेंद्र मोदी ने, इंपोर्ट बढ़ा दिया इन्होंने। चाइना से, पाकिस्तान से तमाम चीजें इंपोर्ट होकर के आनी है, लेकिन हमारी लघु उद्योग को इन्होंने बर्बाद कर दिया, ताले लगा दिए इन्होंने, लघु उद्योग को ताले लगा दिए, देश के व्यापारी को इन्होंने काम बंद कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी के आधार पर इन्होंने देश का कारोबार ठप कर दिया, अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया, बेरोजगारी इन्होंने सबसे ज्यादा इस अपने कार्यकाल में बढ़ा दी नरेंद्र मोदी ने। और ये बात करते हैं कि देश को विकास की दिशा में, देश में विनाश फैलाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। महिला सुरक्षा के ऊपर बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन हालात ये है कि लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ मोदी सरकार में, बेटी को छुपाओ मोदी की सरकार में। शेल्टर होम्स में किस तरह से इन्होंने बेटियों के साथ किया है, बिहार में जहाँ इनकी सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार चल रही है, किस प्रकार से बेटियों का। और देखिए, बेटियों बचाओ के नाम पर जो बजट वो सारा अपने प्रचार में, अपने प्रचार में बजट आंदोलन का हो गया। मौन बैठे हुए मेरे जो 5,000 करोड़ रुपए अपने प्रचार में खर्च देते हैं। यही परेशानी है, ये चौकीदारी है, सब चौकीदारी में 3 लाख करोड़ रुपए छाती पीटते हैं, सब अपनी अपनी छाती पीटते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने सबसे अच्छा किया। हर कोई अपनी छाती पीटता है और बैठकर बताता है कि हमने सबसे अच्छा किया, और इस सब में तू मैं, मेरा अच्छा तेरा अच्छा, इस सब में जो है, इस सब में जो दरअसल जो लॉजिकल सवाल पूछे जाने चाहिए वो भी कहीं पर गायब हो जाते हैं, वो कहीं पर गायब हो जाते हैं। और उसकी बात करो, मैं आपके पास लौटूंगी। राजवीर शर्मा जी, आप ये देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से जो डिबेट में होता है वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह की जुबानी जंग हम अदरवाइज भी देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल पूरा डिस्कोर्स है जिस तरह से बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचा हुआ है कि कोई किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोचता भी नहीं है कि किसके लिए क्या कहा जा रहा है। कोई किसी को मुसलमान बताता है, कोई किसी को हिंदू बताता है, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करता है, कोई हार्ड हिंदुत्व की बात करता है। अभी एक फोटो प्रियंका गांधी का वायरल किया जा रहा है, 2017 का है, जिसमें वो एक पेंडेंट पहनी हुई है, उसको क्रॉस लगा दिया गया है। उससे पहले शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है यूपी के, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी तो मुसलमान है, राहुल गांधी मुसलमान है और सोनिया गांधी मुसलमान है। आप ये देखिए किस डिबेट की तरफ आखिर हम जा रहे हैं। क्या वाकई में अवाम ये सुनना चाहती है 5 साल के बाद? ये बात तो आपका बिल्कुल सही है कि ये चीजें कोई बहुत अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी के निशानी नहीं है। इश्यूज पर बात करिए। लेकिन मैं आपसे आपके माध्यम से 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि ये कोई आज की बात नहीं है, अंग्रेजों के समय से लेकर के आज तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हिंदुस्तान में चली है। कभी मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, ताकि अपना वोट बैंक सुरक्षित रहे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी राजनीति वोट बैंक की अगर हुई है मुसलमानों के नाम पर, वो हम सब जानते हैं कि किसने की है, क्यों की है। आज भी वो मुसलमान को वोट बैंक ही मानते हैं। लेकिन इस बात को भी अगर हम छोड़ दें तो दूसरी बात यह है कि जो अपोजिशन कुछ मुद्दों को जो नजरअंदाज कर रही है वो उनके लिए घातक होगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं घातक इसलिए कि उनको जो ग्राउंड रियलिटी जो वोटर जिसको देखेगा, अब सड़क पर अगर कोई अपनी गाड़ी या भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी या कार या कोई भी चला रहा है, जो इतना चौड़ी सड़कें हैं, क्या उसको आप भुला सकेंगे? क्या वहां का वोटर उसको भूलेगा?
हम चाहे कितना ही उसकी मोदी जी की आलोचना करें, क्या जो 24 घंटे या 18 घंटे किसान को बिजली मिल रही है वो किसान क्या उसको भुला पाएगा? कहाँ मिल रही है? और दूसरे देखिए सच मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अनुज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे, बिहार में तो मिल रही है, अगर आप इस चीज को ध्यान में नहीं, अगर आप इस चीज को ध्यान में, आप ही के लिए कह रहा हूँ, आप बिहार की बात करेंगे और आप उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को देंगे। और फिर यही पर सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू कितनी एक साथ है। 18 घंटा बिजली आज भी मिल रही है, ऐसा नहीं है, केंद्र का भी सहयोग है। देश के हर गांव में जा रहा है, देश का किसान सुन रहा है, ये जो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है, गाँव में बिजली नहीं दिया 18 घंटा ठीक है, ओके, आई एम आउट ऑफ टाइम। मैं कह रहा हूँ 5 लाख का जो हेल्थ बीमा मिला है, क्या उसको अब वक्त जो है, अब नेताओं का वक्त अब हो चुका है। कंपनियों को इंश्योरेंस, ठीक है अनुज जी, हो गया, आप सबका हो गया, बस टाइम आउट। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। और अब जो है नेताओं का टाइम अप हो चुका है, जो उन्हें करना था वो आप कर चुके हैं। अब दरअसल अवाम का टाइम शुरू हो गया है। अब 11 अप्रैल से उनका टाइम शुरू हुआ है और वो बताएंगे कि किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है, और अपना वोट देकर। तो वोट जरूर दीजिए और ये बताइए, सही लोगों को चुनकर पार्लियामेंट तक भेजिए ताकि वो आपके मुद्दे उठाएं, ना कि आपको आपस में बांटें। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।